डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि पहले के जितने भी चैप्टर मैंने बीआरएफ में करवाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। एक चैप्टर हमारा रह गया था जो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा करेंगे। तो वो टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें क्या है, देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, जो कि 1881 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो एक्चुअल में ये एप्लीकेबल हुआ था, तो गया था, पास तो हो गया था 1881 में, लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था, ये इनेक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1 मार्च 1882। 1882 में जाके ये एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था और जम्मू और कश्मीर पे ये अप्लाई नहीं होता है एज यूजुअल, जैसे कि बाकी एक्ट भी अप्लाई नहीं होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी नेगोशिएबल का मीनिंग क्या है। नेगोशिएबल का मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनको आप ट्रांसफर कर सकते हो। जस्ट आपने डिलीवरी किसी और को दे दी तो वो नेगोशिएबल माने जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट वो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं विच क्रिएट अ राइट इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, जो कुछ ना कुछ राइट क्रिएट करते हैं कि किसी पर्सन के लिए। मान लो आपके पास चेक है, आप किसी और को दे देते तो आपने उसको राइट दे दिया कि वो बैंक से पैसे निकलवा सकता है और वो ट्रांसफरेबल भी होता है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या समझ आया हमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर। इसका मतलब होता है, देखो, एक तो होता है, इसमें तीन चीजें ही हम मेनली पढ़ेंगे, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट होता है कि मान लो मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं इस डेट को तुम्हें ये पैसे दे दूंगी, तो वो प्रॉमिस है, वो प्रोमिसरी नोट हो जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो हमें शॉपकीपर बिल काट के देता है कि तुम्हें अब इतने पैसे देने हैं, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। होते हैं ना, उसमें एक बीआर होता है, एक बीपी होता है। बीआर का मतलब क्या है कि इतने पैसे तुमने मुझे देने हैं। बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है कि इतने पैसे मैंने देने हैं। मेरे पास बिल्स पेबल होगा, अगर मैंने कोई चीज खरीदी है तो मेरे पास बिल्स पेबल होगा कि मैंने पैसे देने हैं। इसी तरह से चेक क्या होता है? चेक भी यही होता है कि मुझे किसी को पैसे देने हैं, मैं चेक काट के दे दूंगी तो वो पर्सन बैंक से जाके पैसे निकलवा लेगा। तो ईदर टू ऑर्डर और टू बियरर, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है कि जिसके नाम पे ऑर्डर है, अगर मैंने चेक काट के दिया है मिस्टर ए के नाम तो उसी को ही मिलेगा। लेकिन अगर बियरर है, बियरर का मतलब जिसके पास भी वो चेक होगा या जिसके पास भी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, पेमेंट उसी को हो जाएगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दोनों तरह के होते हैं। वो ऑर्डर टू होते हैं, इन ऑर्डर मतलब ऑर्डर मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे भी हो सकता है, बेयरर मतलब किसी को भी पेमेंट हो सकती है। अब आप देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे समझ आ जाएगा। सबसे पहला, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये ऑरल में नहीं हो सकता है, इसको रिटन में होना जरूरी है। सेकेंड, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बियरर इज ट्रांसफरेबल मेयर्ड बाय डिलीवरी। सिर्फ आप इसको डिलीवरी कर दोगे ना, जैसे चेक आपने बैंक में डाल दिया तो हमने मान लिया कि वो पे हो गया। वेयर एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर, जब तक ऑर्डर की बात करते हैं, इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। शायद आपको पता हो एंडोर्समेंट का मतलब। एंडोर्समेंट का मतलब है कि जैसे ए ने बी को दिया तो बी आगे सी को भी दे सकता है। ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, ए ने बी के नाम लिख के दिया कि बी को पेमेंट हो जाएगी, बी सी को लिख के दे देता है कि बी जो ए से पेमेंट बी के पास आनी थी। देखो मैं आपको समझाती हूँ इसको। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? अगर ए ने बी को दिया चेक कि तू, ए जो है, ए ने चेक दिया 1000 रुपीज का कि वो पेमेंट बी को हो जाएगी, बी ने देने थे सी को, तो वो क्या करता है, जो ये चेक आया हुआ था 1000 रुपए का, ये सी को दे देता है और कह देता है कि अब तू पेमेंट ए से ले। यानी कि ए ने सी को दे दिया डायरेक्ट कि जो ए से चेक बी के पास आया था, बी ने वो सी को क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। तो ये एंडोर्सेबल होते हैं। अब ए बी को पेमेंट नहीं करेगा, ए सी को पेमेंट करेगा, ये एंडोर्सेबल होते हैं। थर्ड पॉइंट है इसके बाद, द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू अपॉन इन इट्स ओन नेम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर जिसके पास भी होता है वो अपने नाम पे ही उसके केस कर सकता है, होल्डर के ऊपर।
ठीक है, अपने नाम से ही केस कर सकता है होल्डर। द कंसिडरेशन इज नॉट मेंशन्ड ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज प्रिज्यूम दैट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन ड्रॉन फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन शायद आपको याद होगा। कंसिडरेशन का मतलब किस चीज के बदले में आप दे रहे हो, क्या किसी को फ्री में चेक काट के दे दोगे, कुछ ना कुछ तो उसने भी किया ही होगा ना। तो ये हमने लिखते हैं कि हमने चेक किस लिए काट के दिया, बट वो कहता है कि हम ये मान के चलते हैं, प्रिज्यूम्ड मतलब मान के चलते हैं कि अगर आप किसी को चेक काट के दे रहे हो तो इसका मतलब उसके पीछे आपने कुछ उससे वैल्यूएबल खरीदा ही होगा या आपने लिया होगा, तभी आप उसको पे कर रहे हो। इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज मनी एंड लाइक मनी इट मे ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये 5th पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि ये बिल्कुल मनी की तरह ही ट्रीट होता है। जैसे मनी को हम किसी को भी दे देते हैं, वन पर्सन से सेकेंड पर्सन में ट्रांसफर होती है, ये भी ट्रांसफर हो जाते हैं। 6th पॉइंट है द ट्रांसफरर डजंट नीड टू गिव नोटिस टू एनी पर्सन। अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ तो मुझे किसी अथॉरिटी को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। मैंने ट्रांसफर किया, मैंने किसी ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे फॉर मेकिंग अ असाइनमेंट ऑफ डेट। अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है तो बहुत इजीली आप इससे पे कर सकते हो। And the 8th point is the title of instrument received by bona fide transferee is not affected by any defect of the title of transferee। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको कई बार शायद पहले भी बताया है कि गुड फेथ में अगर किसी ने खरीदा ना तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट का टाइटल है, अगर कोई बोनाफाइड ट्रांसफरी, बोनाफाइड का मतलब जिसने गुड फेथ में अगर किसी ने लिया है तो उसका टाइटल डिफेक्ट नहीं होगा, जिसका कसूर होगा उसका टाइटल डिफेक्ट इफेक्ट होगा। नेक्स्ट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें से आप देखो 3 कैटेगरी बनाई गई है टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ये वो है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये वो है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और ये वो है जो सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली सेमी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी वो होते हैं जिनको हम एंडोर्स नहीं कर सकते और जिनकी हम डिलीवरी नहीं दे सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जब हम उनको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी के अंडर भी नहीं आते हैं और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं माने जाते हैं। और ये जो मनी ऑर्डर है या फिर आपके पास कोई पोस्टल ऑर्डर आता है, पोस्ट से कोई भी ऑर्डर आता है, या कोई डिपॉजिट रिसीप्ट है, कहीं आपने पैसे जमा करवाए हैं उसकी कोई रिसीप्ट है, या कोई शेयर का सर्टिफिकेट है, इन चारों को तो बिल्कुल लेते ही नहीं है नेगोशिएबल में। सेमी नेगोशिएबल का मतलब था कि एक बार तो किसी को डिलीवरी हो रही है, लेकिन आप इसको आगे क्योंकि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, एंडोर्स नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से कि ये सेमी नेगोशिएबल में कौन कौन से आते हैं। जैसे बिल ऑफ लेडिंग है। बिल ऑफ लेडिंग कहाँ पे आता है? बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो इशू किया जाता है बाय द कैरियर टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ कार्गो। जब हम शिपमेंट से, शिप से सामान भेजते हैं, तो जैसे ही आपने सामान लोड करवाया तो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिल जाता है कि आपका शिप के थ्रू आ रहा है सामान, ये आपका बिल साथ में अटैच है, तो ये भी ट्रांसफरेबल नहीं है। डॉक वारंट क्या होता है? डॉक मतलब बंदरगाह पे। बंदरगाह पे आपको एक स्लिप मिल जाती है, आपने सामान लोड करवाया, आपको एक स्लिप मिल जाएगी। कैरियर रिसीप्ट ये भी सेम है। आपने किसी भी कैरियर के थ्रू अगर आपने सामान लिख रखवाया है तो उसकी रिसीप्ट हमें मिल जाती है कि इस कैरियर के थ्रू आपका सामान आ रहा है। लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट पता है क्या होता है? जब एक बैंक, मान लो मैं किसी बैंक के पास जाती हूँ कि आप मुझे गारंटी बना के दो क्योंकि मैं आपकी कस्टमर हूँ, तो वो बैंक आपको एक गारंटी का सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि अगर आपको किसी दूसरे बैंक में कोई काम है या वहाँ पे एज अ गारंटी आपको कोई सर्टिफिकेट देना है तो आप उसको एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। तो वो सिर्फ आपके पास ही आएगा, वो आगे ट्रांसफरेबल नहीं है। रेलवे रिसीप्ट। रेलवे रिसीप्ट भी आप समझ के होंगे। मान लो मुझे रेलवे के थ्रू सामान लेके जाना है, तो वहां जब आप सामान जमा करवाओगे, अपना गुड्स जमा करवाओगे, तो वो आपको एक रिसीप्ट दे देगा। सेम वे में वेयर फिंगर सर्टिफिकेट। वेयर फिंगर पता है क्या होता है? जैसे कि आप शिप के थ्रू सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, तो जहाँ शिप खड़ी होती है, जहाँ से सामान की लोडिंग होती है, जहाँ बंधी होती है ना शिप, जहाँ पे उसको बांधा होता है, तो वहां से भी एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने सामान जैसे ही लोड करवाया तो वहां से सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं दीज आर सेमी नेगोशिएबल, बल्कि इनको हम नेगोशिएबल मानते ही नहीं है। अब आ जाते हैं जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रोमिसरी नोट। अभी मैंने आपको बताया ये प्रॉमिस की तरह होता है। आप भी किसी को लिख के दे सकते हो, कोई और भी आपको लिख के दे सकता है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इस डेट को आपको इतने रुपए की पेमेंट कर दूंगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ये फॉर्मल वे होता है,
जैसे कि अगर हमने कुछ परचेज या सेल किया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू क्या होगा, 2 बिल काटे जाएंगे। एक बिल शॉपकीपर अपने पास रख लेगा कि मेरे पास पैसे आएंगे, और दूसरा वो आपको दे देगा कि आप पेमेंट करोगे। चेक आपको पता ही है, चेक क्या होता है। चेक हम किसी को काट के देते हैं तो इसका मतलब क्या, चेक लिख के देने का मतलब है कि इतनी पेमेंट आप बैंक से ले सकते हो। एक्सचेकर बिल क्या होता है, एक्सचेकर बिल होता है, ये एक एक्सचेकर एक्चुअली में एक पब्लिक अथॉरिटी है, ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो मनी की सप्लाई का ध्यान रखता है। तो एक्सचेकर बिल हमें ये शो करता है, अथॉरिटी ही इशू करती है फॉर मनी एडवांस्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट मनी एडवांस करती है उसके लिए काट के देती है। सर्कुलर नोट, सर्कुलर नोट क्या होता है, जब एक बैंक, मान लो कोई इंडिया का बैंक है और उसकी फॉरेन में ब्रांच है, तो वो फॉरेन की ब्रांच को रिक्वेस्ट करता है, एक नोट लिख के देता है कि आप मुझे इतने अमाउंट की पेमेंट कर दो, स्पेसिफिक अमाउंट की पेमेंट कर दो और इस स्लिप पे, तो वो सर्कुलर नोट है। डिविडेंड वारंट क्या होता है, वारंट का जहां भी मतलब आएगा बच्चा आपको ये समझना है, वारंट का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो डिविडेंड वारंट जो है ये शेयर के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच कर देते हैं किसी भी चीज के साथ कि इतने डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हैं। एक तरह से ये डिविडेंड रिसीव करने का आपका सर्टिफिकेट होता है। शेयर वारंट, शेयर वारंट भी सेम होता है, शेयर के साथ एक्स्ट्रा एक वारंट जब अटैच कर देते हैं कि यू आर एलिजिबल टू परचेज शेयर एट अ मिनिमम प्राइस, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करके शेयर के साथ एक वारंट, एक स्लिप अटैच कर देते हैं कि आप इतने रुपए में ये शेयर्स परचेज कर सकते हो। बेयरर डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर मीन्स वो डिबेंचर्स जो ट्रांसफरेबल होते हैं, किसी को आप कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके पास वो डिबेंचर होंगे उसी को पेमेंट हो जाएगी। एंड बैंक नोट, बैंक नोट क्या होता है, जैसे कि बैंक ने नोट लिख के दे दिया कि इस डेट को आप बैंक से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट आपको सभी को पता है कि जब हम पेमेंट करते हैं तो एक ड्राफ्ट बैंक बना के दे देता है कि आपकी ये पेमेंट हो गई है, तो वो ड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट हो गया।